हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कौमी सलामती अमूर मोहम्मद अली। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बड़ी खबर है क्योंकि पहले हमारा सऊदीया के साथ एक डिफेंस पैक्ट था, लेकिन अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों का डिफेंस पैक्ट है और जो एलामिया जारी हुआ है वो ये कहता है कि किसी भी एग्रेशन के खिलाफ जो डेटरेंस है वो मजीद स्ट्रेंथन होगी और किसी एक स्टेट पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा। कितनी अहमियत देखते हैं इस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की, खासतौर पे इस माहौल में जब हम देख रहे हैं कि इस खित्ते में इतनी ज़्यादा कशीदगी है? शहजाद, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ ये एक बहुत तारीखी एग्रीमेंट है। पहली बात तो इसकी टाइमिंग है। ऑब्वियसली मशरिक़ वस्ता में बहुत एक तलातुम खेज़ सिचुएशन रही है, इंस्टेबिलिटी रही है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है और जो आलमी ताकतें हैं उनके ऊपर जो मुस्लिम उम्मा है बिलउमूम और हमारे अरब भाई जो हैं बिलखुसूस उनका एतमाद भी काफ़ी मजरूह हुआ है। तो डेफिनेटली इन्होंने एक रियलिटी चेक भी किया है। दूसरी बात ये कि ये तीनों मुल्क जो हैं मुस्लिम दुनिया के लीडिंग और अहम तरीन ममालिक हैं, तो इनका अपनी दिफाई सलाहियत को मुश्तबा करना एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला इस वजह से भी है कि अब ये तीनों मुल्क समझते हैं कि इनमें से किसी एक के ख़िलाफ़ जो जारियत है वो तीनों के ख़िलाफ़ जारियत समझी जाएगी। तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है वो स्टेबिलिटी के लिए है, इसकी डेटरेंस वैल्यू है। यानी कि कोई भी ताकत, चाहे वो भारत हो, चाहे इसराइल हो या कोई और नॉन स्टेट एक्टर हो, अब उसको इन तीनों ममालिक की मजमूई दिफाई सलाहियत को फैक्टर इन करना होगा इनके ख़िलाफ़ किसी जारहाना मनसूबे को कंसिडर करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फॉर्मलाइजेशन भी है। पाकिस्तान का जो तजुर्बा है, जो कंट्रीब्यूशन है, न सिर्फ सफारती सतह पे ईरान को रिस्ट्रेन करने और अरब और अजम दुनिया के दरमियान एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने में भी, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ दिफाई के साथ साथ इसका जो सिक्योरिटी का की वैल्यू और सिग्निफिकेंस है वो भी उससे शायद ज़्यादा अहमियत रखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ कोई जारहाना मंसूबा नहीं है, ये कोई मुस्लिम नेटो नहीं है। इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया और इस खत्ते के ममालिक इसको कंसिडर करें कि ये तीनों ममालिक जो हैं ये इकट्ठे खड़े हैं किसी भी जारियत के खिलाफ। हमारी गल्फ कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो तो एक अरसे से यूएस के पास थी, लेकिन इन हालात में हमने देखा है कि वो ब्रीच हुई है, इनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं। अब ये अगर तीन ममालिक आकर एक जॉइंट एग्रीमेंट करते हैं, वेस्ट इसको कैसे देखेगा, यूएस इसको कैसे देखेगा, और इसराइल ऑब्वियसली जिसके अज़ाइम के बारे में हम बात करते रहते हैं कि इस खित्ते में उसके अज़ाइम जो है वो है कि उसने एडवांस करना है, एग्रेशन करनी है, कैसे वो इसको देखेंगे? एक्सीलेंट क्वेश्चन शहजाद। मैं समझता हूँ देखें, मगरबी दुनिया को अब इस जंग के बाद हम दो मुख्तलिफ हिस्सों में देख रहे हैं। एक तो अमेरिका है जो कि बिल्कुल खुलकर इसराइल की एक तरह से पुष्टपनाही तो कर रहा था और उसने भी अपनी दिफाई और तज़वीराती तरजीहात को वाज़े कर दिया कि जब अरब ममालिक को थ्रेट आया तो उसकी तरजीहात इसराइल का दिफा कहीं ज़्यादा था अरब ममालिक, और शायद इसी वजह से इस जानिब इस वक्त इतनी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। तो अमेरिका की सोच डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि उसकी फॉरेन पॉलिसी पे भी आने वाले दिनों में एक बड़ा नुकसान शायद एक देरपा अंदाज में अमेरिकी रियासत को उठाना पड़ेगा कि जितना उनके एतमाद को अरब एलाइज और पार्टनर्स को धचका पहुँचा है अमेरिका की प्रायोरिटी टूवर्ड्स इसराइल की वजह से। दूसरी जानिब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ख़ुद भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर बड़ा दबाव डाला यूक्रेन वॉर के हवाले से कि वो अपनी सिक्योरिटी कमिटमेंट्स पूरी करें बजाय कि अमेरिका से एक्सपेक्ट करें, तो वहाँ भी एक एतमाद का फुकदान आपको नज़र आ रहा है। तो यूरोप भी जो है उसकी मेजर पावर्स, कल एमबीएस की गुफ्तगू हुई फ्रांस के भी सदर से, तो मैं समझता हूँ यूरोप भी जो है अपनी फ्यूचर में तज़वीराती हिकमत अमली को अमेरिका से हट के मुनफरिद अंदाज में मिडल ईस्ट की जानिब पॉलिसी शेप करता हुआ शायद नजर आएगा। उसी वक्त आगाज हो गया था जब यूक्रेन जंग के हवाले से उनकी नेटो की अप्रोच मिडल ईस्ट की जानिब अब एक कलेक्टिव फॉरेन पॉलिसी अब मुश्किल लग रहा है। यूरोप एक डिफरेंट कोर्स चार्ट करेगा। दूसरी जानिब इसराइल जो है डेफिनेटली वो एक्सपोज भी हुआ, उसकी पावर जो है उसने अपनी ओवर एस्टिमेट की, ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो सबसे बड़ी कोशिश थी कि हमारे जो मुसलमान दुनिया है वो आपस में दस्तो गरेबा हो जाएं, वो पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी के ज़रिए से नाकाम बनाई है। और इस वक्त इस ब्लॉक को जो इसराइल की का एक्सपेंशनिज्म है
या जो उसका अग्रेशन है उसके खिलाफ मैं समझता हूँ एक बहुत इफेक्टिव और क्रेडिबल डेटरेंस के तौर पे इन तीनों ममालिक के अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल ही इंडिया से जंग लड़ी है, जंग जीती है, लेकिन वो एक ऑनगोइंग थ्रेट रहता है पाकिस्तान के लिए। सऊदी अरब पे इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल है हमें इस पूरे खत्ते में नजर आ रही है, सऊदी अरब उसका फ्रंट फेस कर रहा है। अच्छा, जो लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को फॉलो करते हैं वो देख रहे होंगे कि तुर्की के हवाले से भी इसराइल कहीं ना कहीं वही बयानियां बना रहा है जो ईरान के हवाले से वो बनाता था। ठीक है, उस किस्म की वो बातें होना शुरू हो चुकी हैं। तो इनके अपने अपने चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, लेकिन ये मुआहदा ये भी जाहिर करता है कि जो थ्रेट है, जो पॉसिबल थ्रेट है, वो भी एक खतरनाक किस्म की है, तभी ये आपस में एक साथ मिल रहे हैं और एक कॉपरेशन के जरिए दिफा करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ, देखें, एक जानिब इस्लाम का जो मरकज़ है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट सऊदी अरब है, इसमें कोई शक नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वो दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। दूसरी जानिब डिफेंस इंडस्ट्री हाईटेक तुर्की के पास मौजूद है और वो नेटो का भी एक मेंबर है। तीसरी जानिब पाकिस्तान है जो कि न्यूक्लियर पावर भी है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया की बेहतरीन फ़ौज भी है जिसने अपना सिक्का जो है भारत के ख़िलाफ़ मनवाया है। तो इन तीनों की कलेक्टिव जो तस्वीराती सलाहियतें हैं, इनकी सिनर्जी जो है इस खित्ते में देरपा अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए और किसी मुमकिना फ्यूचर जारियत के सद्देबाब के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रेडिबल डेटरेंस का रोल प्ले कर सकती है। लेकिन इसमें ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है, ये कोई जारहाना मनसूबा नहीं है, ये मुस्लिम नेटो नहीं है, इसका मकसद किसी तीसरे मुल्क पे हमला नहीं है, फ़ौज कशी नहीं है, बल्कि फ़ौज किसी की हौसला शिकनी है। सही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये बताइएगा, पाकिस्तान इससे डायरेक्टली कैसे बेनिफिट कर सकता है? देखिए, एक तो हमें पता है सऊदी अरब से जब भी हम कोई डिफेंस पैक करते हैं तो उसमें हमारा एक ये सिक्योरिटी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उसमें हमारे लिए एक फाइनेंशियल इशू भी होता है। अभी भी उन्होंने पाकिस्तान को जो डिपॉजिट दिए हैं उसमें इजाफा भी किया, रोल ओवर भी हुए, तो चले वो हमें एक फ़ायदा मिल जाता है और हम उनको ऑब्वियसली अभी इस जंग में भी हमने अपने कुछ वहाँ पर डिप्लॉयमेंट की हुई है। लेकिन अब हमारे जो इंटरनल इशूज़ हैं, बल्कि इंटरनल के एक्सटर्नल इशूज़ हैं, इंडिया तो चले एक दूसरा स्टेट है, लेकिन PLA की जो थ्रेट है, अफगान तालिबान की जो थ्रेट है, TTP की थ्रेट है, क्या हमें कोई फ़ायदा हो सकता है इस डिफेंस पैक के जरिए कि जो ये थ्रेट्स हैं उस पर हम लोग इनसे मदद ले सकें या कोई कॉपरेशन हो सके? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया। मैं समझता हूँ, देखें, रवायती जंग या उसकी सलाहियत का आपस में ताउन को आगे बढ़ाना तो लॉजिकल बात है, लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ इस वक्त मुस्लिम दुनिया को बिलअमूम और इन तीन ममालिक को बिलखुसूस मुख्तलिफ अंदाज के दहशतगर्दी का भी सामना रहा है और नॉन स्टेट एक्टर का थ्रेट सऊदी अरब भी फेस कर रहा है। तुर्की जो है दाइश वगैरह से उनको भी खतरा रहा है, पाकिस्तान को TTP और BLA। तो मैं समझता हूँ काउंटर टेररिज्म एक ऐसी डोमेन है जिसमें ये तीनों अपने तजुर्बात और सलाहियत को भी मुज्तमा कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं समझता हूँ नज़रियाती एतबार से अगर एक लीडिंग और क्रेडिबल वॉइस सऊदी जो रिलीजियस लीडरशिप है उसकी तरफ से आती है, जो कि मुसलमान की जान की जो कदर व कीमत है, जो सैंक्टिटी है, उसको एम्फेसाइज करे और मुसलमानों की जान एक दूसरे की लेने की हौसला शिकनी करे और इस बात को एक आइडियोलॉजिकल पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एंड ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम अफगानिस्तान है, उसके सामने में उसको रीइंफोर्समेंट मिले तो मैं समझता हूँ हमारी बड़ी ज़बरदस्त जो हमारी बहादुर अफवाज फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, जो एफर्ट कर रही हैं, उसको एक आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी और इंटरनेशनल सपोर्ट जो मिलेगी, मैं समझता हूँ वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आम लोगों को की एक तरह से क्लैरिफिकेशन के लिए भी, लेकिन वो लोग जो इस्लाम को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की मजमूम कोशिश करते हैं उनको भी नाकाम बनाने के लिए।